In this video, we will learn about anemia, its classification, hemolytic anemia, and hereditary spherocytosis. What is anemia? Anemia is the reduction in the total circulating red cell mass below the normal levels, and it will lead to reduction in the oxygen carrying capacity of blood that will ultimately lead to tissue hypoxia. हम किसी पेशेंट को एनीमिक कब कह सकते हैं? हम उसका हिमेटोक्रिट एस्टिमेशन कराते हैं. अगर हिमेटोक्रिट नॉर्मल लेवल से कम है देन पेशेंट इज़ एनीमिक. हम उसका हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन चेक कराते हैं. इफ़ नॉर्मल से कम है देन द पेशेंट इज़ एनीमिक. What is hematocrit? Hematocrit is the packed red cell ratio of the packed red cell to the total blood volume. Normal HB concentration in males it's 13.6 to 17.2 gram per deciliter, and in females it's 12 to 15 gram per deciliter. Below this level patient is anemic. एनीमिया की क्लासिफिकेशन, मेजर क्लासिफिकेशन 3 बेस पे करते हैं कि या तो किसी पेशेंट का ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हुआ उसकी वजह से एनीमिया हो सकता है, या फिर आरबीसी की डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रही है उसकी वजह से एनीमिया हो सकता है, या फिर प्रोडक्शन कम हो रही है उसकी वजह से भी एनीमिया हो सकता है. ब्लड लॉस कब होता है? या तो ट्रोमा में हो सकता है, या जीआईटी का कोई लीजन हो पेशेंट को उसकी वजह से क्रोनिकली उसका ब्लड लॉस हो ही रहा हो उसकी वजह से वो एनीमिक हो सकता है, या फिर गायनोकोलॉजिकल इशू हो उसकी वजह से पेशेंट का ब्लड लॉस हो उसकी वजह से एनीमिया हो सकता है. आरबीसी की डिस्ट्रक्शन कब कब हो सकती है? या तो किसी पेशेंट को इनहेरिटेड कोई जेनेटिक डिफेक्ट हो, जैसे कि हेरिटेरी स्फेरोसाइटोसिस, इसमें आरबीसी की मेम्ब्रेन का डिफेक्ट होता है, या फिर G6PD की डेफिशिएंसी हो, इन एंजाइम्स की डेफिशिएंसी हो, पायरुवेट काइनेज की, हेक्सोकाइनेज की, ग्लूटाथायोन सिंथेटेज की, इन एंजाइम्स की डेफिशिएंसी में भी एनीमिया होता है ड्यू टू इंक्रीज इन आरबीसी डिस्ट्रक्शन. एक्वायर्ड जेनेटिक डिफेक्ट हो, जैसे कि PNH, पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनूरिया, या फिर हीमोग्लोबिन की एबनॉर्मेलिटी हो, जैसे कि थैलेसीमिया, सिकल सेल डिजीज, या फिर एंटीबॉडी मीडिएटेड डिस्ट्रक्शन हो, जैसे कि हीमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, या फिर ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस में भी ऐसे होता है, या फिर माइक्रोएंजियोपैथिक हीमोलिटिक एनीमिया हो जिसमें हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन, थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा. These all are included in the hemolytic anemia. This is hemolytic anemia. तो अगर आरबीसी की प्रोडक्शन कम हो रही हो तभी भी एनीमिया हो सकता है. प्रोडक्शन कब कब कम होगी? या तो पेशेंट को एप्लास्टिक एनीमिया हो. सारे के सारे एप्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है? पैनसाइटोपिनिया होता है. हर तरह के सारे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सारे के सारे सेल कम होते हैं. फेनकोनी एनीमिया हो, एनीमिया ऑफ क्रोनिक इन्फ्लामेशन हो, विटामिन B12 फोलेट की डेफिशिएंसी हो, या फिर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो, एक्यूट लीकेमिया हो, दिस विल लीड टू डिक्रीज इन द आरबीसी प्रोडक्शन एंड दैट विल अल्टीमेटली लीड टू एनीमिया. तो हम सबसे पहले कवर करते हैं हीमोलिटिक एनीमिया को. सारे के सारे हीमोलिटिक एनीमिया जो कि ये सारे हैं, हेरिटेरी स्फेरोसाइटोसिस, एंजाइम डेफिशिएंसी, PNH, सिकल सेल डिजीज, थैलेसीमिया, these all have some common features. So the common features are, first is they have shortened red cell life. Normal lifespan of RBC is the 120 days. So in hemolytic anemia the lifespan is less than 120 days. And there is a second feature is the increase in the erythropoietin levels, and that will lead to compensatory increase in erythropoiesis. There is a increased erythropoiesis. उसके अलावा ड्यू टू hemolysis there is a HB degradation, and that will lead to accumulation of hemoglobin degradation products. नॉर्मली क्या होता है, सेंसेंट जो रेड सेल्स होते हैं जिनकी लाइफ स्पैन 120 डेज पूरी हो गई है, उनकी जो सेल की सरफेस होती है, रेड सेल की सरफेस होती है, उसमें एज डिपेंडेंट सम चेंजेस happens, and that will recognized by macrophages present in the spleen, liver and bone marrow, and that will lead to physiological destruction. It's normal, it's physiological destruction. But in hemolytic anemia there is a premature destruction of red cell within the phagocytes, and it is known as extravascular hemolysis. So in this hemolysis there is a hyperplasia of phagocytes, and that will lead to splenomegaly. It's very important why splenomegaly happens in hemolytic anemia. So it's because of the hyperplasia of phagocytes. There is two type of hemolysis, extravascular hemolysis and intravascular hemolysis. The most common cause of extravascular hemolysis is if there is alteration that lead to red cells less deformable, they become rigid and get trapped in the splenic sinusoids. That will lead to RBC sequestration and phagocytosis by macrophages present in the splenic cords. So the alteration that makes the red cell less deformable, that will lead to reduced deformability, and they become rigid, so they find it difficult to pass through splenic sinusoids, and there is RBC sequestration and phagocytosis by macrophage and within the splenic cords. So features of extravascular hemolysis is anemia, splenomegaly and jaundice. So these all things are happening in the spleen. So if we do splenectomy, these symptoms can be overcome. In intravascular hemolysis it occurs less commonly. It happens due to mechanical injury, complement fixation,
या फिर कोई इंट्रासेलुलर पैरासाइट हो, जैसे कि फैल्सीपारा मलेरिया में। मैकेनिकल इंजरी कब कब हो सकती है? कार्डिक वेल्व के ट्रोमा की वजह से, माइक्रो सर्कुलेशन मतलब उसमें अगर थ्रोम्बाई की वजह से वो नैरो हो गया हो उसकी वजह से हो सकता है, या फिर फिजिकल ट्रोमा हो, रिपीटेटिव एक्सेसिव एक्सरसाइज की वजह से भी हो सकता है। तो इसमें क्या होता है? What happens in intravascular hemolysis? Due to the lysis of RBC, hemoglobin is released. This free hemoglobin binds to haptoglobin. It forms a complex hemoglobin haptoglobin. Complex is formed which is cleared by phagocytes. But with time there is a depletion of haptoglobin, and that will lead to more free hemoglobin available, which is not bind to haptoglobin because haptoglobin is depleted already. So what happens to this free hemoglobin? It has so many fates. This hemoglobin can convert into meth hemoglobin, which is due to the oxidation of hemoglobin, which is brown in color. Some got passes in the urine, so red brown colored urine is passed. Also this free hemoglobin releases the iron that will accumulate in the tubular cell, renal tubular cell, and that is lead to renal hemocytosis. These are the clinical feature: anemia, hemoglobinemia, hemoglobinuria. Hemoglobinemia means blood में hemoglobin ज़्यादा है, hemoglobinuria means यूरिन में hemoglobin ज़्यादा है, and hemosideruria यूरिन में hemosidrin का level ज़्यादा है, and the jaundice. There is a no splenomegaly. It's very important. There is a no splenomegaly in intravascular hemolysis. हमें hemoglobin. So what is the morphology of hemolytic anemia? What will we see in hemolytic anemia? Because of anemia, reduce the oxygen tension, that will lead to increase in the erythropoietin level, that will lead to erythroid differentiation, and that will lead to increase in the number of erythroid precursors. Normoblast cells increases in the marrow. So first finding is this. उसके अलावा erythropoiesis increase होने की वजह से we will find prominent reticulocytosis in the peripheral blood. So in peripheral blood we find reticulocytes. उसके अलावा RBC phagocytes हो रही, phagocytosis हो रही है, उसकी वजह से क्या होगा? accumulation of iron containing pigment hemosidrin in the spleen, liver and marrow, that will lead to hemosidrosis. This is the third finding, hemosidrosis. उसके अलावा अगर एनीमिया सीवियर हो रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा? एक्स्ट्रा मेडुलर हेमाटोपोइसिस स्टार्ट हो जाएगी. एक्स्ट्रा मेडुलर हेमाटोपोइसिस कहाँ होती है? स्प्लीन में, लिवर में, यहाँ पे हेमाटोपोइसिस शुरू हो जाएगी. उसके अलावा अगर क्रोनिकली हेमोलाइसिस हो रहा है तो उसकी वजह से इंक्रीज इन द बिलियरी excretion of bilirubin, that will lead to pigment gallstones. So this is the fourth finding. So now let's start with the hereditary spherocytosis. It is the inherited disorder due to the RBC membrane skeleton defect. RBC की membrane हेरिटेरी स्फेरोसाइटोसिस में स्फीरोइड हो जाती है, स्फेरिकल शेप हो जाती है, लेस डिफॉर्मेबल एंड वनरेबल टू द स्प्लिनिक सीक्वेस्ट्रेशन एंड डिस्ट्रक्शन. अगर आरबीसी की मेम्ब्रेन को हम देखें, वी हैव 2 ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स, बैंड 3 एंड ग्लाइकोफोरिन. उसके अलावा वी हैव स्पेक्ट्रिन. स्पेक्ट्रिन हैज़ अल्फा चेन, बीटा चेन, एनकायरिन 4.2, 4.1. these are proteins 4.2, 4.1 and actin. जो हमारे पास चीफ प्रोटीन कंपोनेंट है दैट इज स्पेक्ट्रिन, उसके पास 2 पॉलीपेप्टाइड चेन है, अल्फा एंड बीटा. दीज आर अल्फा एंड बीटा चेन्स. सो द हेड रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रिन डाइमर, दिस इज डाइमर एंड दे कंबाइन टू फॉर्म टेट्रामर. They self-associate to form tetramer from the head region. This is the head region. And from tail, this is the tail region. From tail, it associates with the actin filaments, actin oligomers. उसके अलावा हमारे पास है एनकायरिन एंड बैंड 4.2. This is एनकायरिन, purple colored, and band 4.2. These bind the spectrin to the transmembrane iron transporter, band 3. This is band 3. Protein 4.1, it binds the tail of spectrin to the glycophorin A. It is also a transmembrane protein. This is glycophorin. In hereditary spherocytosis, what happens? There is a mutation in any of these proteins, enkyrine, band 3, spectrin, band 4.2. In any of these proteins have mutations. Mutations are of frame shift type, or there is a stop codon comes that will lead to no protein produced due to the mutation of alleles, that will lead to destabilization of membrane of RBC. and RBC की membrane का अगर defect होगा, cytoplasm is normal, but RBC की membrane, there is a loss of RBC membrane related to the cytoplasm, that will lead to it forces the cell to assume a smallest possible diameter for the given volume. The cell acquires spherical shape.
spheroidal shape, decreased deformability, and RBC get trapped in the splenic cords that will lead to phagocytosis by the macrophage. उसके अलावा स्प्लीन में ऑलरेडी इरिथ्रोस्टैसिस होता है, ग्लूकोज का लेवल कम होता है, पीएच कम होता है. इट विल अगेन लीड टू लॉस ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी रिलेटिव टू द साइटोप्लाज्म. अगर स्प्लीनेक्टमी हम इस केस में कर देंगे तो स्फेरोसाइट्स तो परसिस्ट करेंगे, बट एनीमिया हम करेक्ट कर सकते हैं क्योंकि हीमोलाइसिस स्प्लीन में हो रही है. इसकी पैथोजेनेसिस का फ्लो चार्ट ये रहा, जैसे कि प्राइमरी मेम्ब्रेन स्केलेटन डिफेक्ट दैट विल लीड टू डिक्रीज इन द मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी, मेम्ब्रेन का लॉस हुआ, डिक्रीज इन द सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो, स्फेरोसाइटोसिस, डिक्रीज डिफॉर्मेबिलिटी दैट विल लीड टू स्प्लीनिक ट्रैपिंग, इरिथ्रोस्टैसिस, it is in spleen, glucose level कम, pH कम, that will lead to phagocytosis. मोर्फोलॉजी में हमें क्या दिखेगा इसमें? स्फीरोसाइट्स दिखेंगे, स्मॉल डार्क स्टेनिंग हाइपरक्रोमिक रेड सेल्स दिखेंगे दैट लैक सेंट्रल पैलर. दिस इज द स्मीयर वी विल सी इन पेरिफेरल ब्लड. स्फीरोसाइट्स, नो सेंट्रल पैलर इज प्रेजेंट. रेटिकुलोसाइटोसिस, उसके अलावा हमें बोन मैरो में दिखेगा इरिथ्रोइड हाइपरप्लेजिया. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन बोन मैरो फाइंडिंग. erythroid hyperplasia, hemosidrosis, jaundice, cholelithiasis, and moderate splenomegaly we will find. Clinical features are same: anemia, splenomegaly, jaundice, hemolytic crisis, aplastic crisis, and gallstones. Thanks for watching.